उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 190 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे इन सभी वैकेंसीज के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सभी प्रकार की डिटेल इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 9 अगस्त यानी कि कल ही ये आवेदन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि लास्ट डेट है 29 अगस्त। तो अभी आपके पास समय है, इस महीने पूरे आपके पास समय दिया गया है, आप भर सकते हैं। आवेदन शुल्क, तो फीस क्या रहेगी आपकी और जमा कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से यानी ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा की जा सकती है 29 अगस्त। यानी कि फीस जमा करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं दिए गए हैं, 29 तारीख ही लास्ट डेट है। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी पढ़ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए और आपको आवेदन करते वक्त इसका जो है क्लेम करना पड़ेगा कि आपको जिस भी कैटेगरी में आपको आरक्षण चाहिए वो आपको क्लेम करना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 29 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। तो देखिए शॉर्ट में बताता हूं आपको कि आपके पास सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो बताई गई है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना भी बताया गया है वो आपका पूरा करना होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपका बाद में कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता से संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी कि मार्कशीट इशूइंग डेट हो। तो देखिए जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो मार्कशीट इशूइंग डेट मानी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखनी है, लेकिन अगर आपने इनमें गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए यूट्यूब पर यह वीडियो डाली जाती है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षणिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्कशीट इशूइंग डेट ही आपको डालनी है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर, वही बात कह रहा है कि अगर आपने ये सब डिटेल अच्छी तरह से नहीं भरी या फिर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है फिर भी आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी तभी आप अच्छी तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित यानी कि डिबार कर दिया जाएगा। तो देखिए आपको बैन कर दिया जाएगा अगर आपने किसी भी तरह का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया या किसी भी प्रकार की गलत डिटेल्स भरी, अधिकतम 5 वर्षों के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। मुझे लगता है आप ये सब चीजों में नहीं पड़ेंगे, आपको मेहनत से जॉब लेनी है। फिफ्थ पॉइंट, आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो आप फॉर्म फिल करेंगे एक ही बार आपको जो है मौका दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। अगर आप किसी तरह की गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ये बात इस पॉइंट में लिखी है फिफ्थ पॉइंट में। तो आप सभी प्रकार की डिटेल्स अच्छी तरीके से भरें। सिक्स्थ पॉइंट, प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार होगा, अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको भरना है, किस लिंक पर जाकर भरना है, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। 7 पॉइंट, देखिए वीडियो काफी लंबा हो सकता है, काफी लंबा ये नोटिफिकेशन है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 8 पॉइंट, जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपको हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो देखिए जब भी आपसे जो हार्ड कॉपी या डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको जमा करानी होंगी और आपको सिग्नेचर करके ये जमा करवानी है। फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी, कोई अपडेट आएगी आपको दे दी जाएगी। आप वेबसाइट के साथ भी जुड़े रहिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। तो देखिए आपको जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना है, जैसे ही आपसे मांगे जाएंगे आपको जमा करवा देने हैं। 9 पॉइंट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। तो देखिए आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है,
क्योंकि बाद में फिर वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है, काफ़ी लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये वैकेंसी कभी कभी ही निकलती, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जैसे नायब तहसीलदार की अन्य वैकेंसियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा मुख्य परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा या पूर्व मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, कब एग्जाम होगा, अन्य सभी प्रकार की जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से निर्धारित परीक्षा शुल्क समस्त आवश्यक संलग्नों सहित जमा करना अनिवार्य होगा। तो देखिए समय समय पर आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। 13 पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर सकता है, किंतु इस दशा में जमा की गई शुल्क वापस नहीं होगा। तो देखिए अगर आप कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको वापस नहीं होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधिनित सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरनी है। रिक्तियों का विवरण, तो देखिए अब मेन पॉइंट आते हैं, अब आपको ध्यान से वीडियो देखना है। 190 पद हैं कुल। अब देखते हैं कौन सी वैकेंसीज निकली है। पहली निकली है विभाग, दूसरे नाम पर है पद। तो पहले आपको मैं पोस्ट के नाम बता देता हूं। विभाग का क्या करना है, आपको तो जॉब लेनी है। पहली वैकेंसी है नायब तहसीलदार की, टोटल 35 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, जैसे जनरल की है 35, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। उसके बाद है डेप्यूटी जेलर यानी कि उप कारापाल, इसका विभाग है गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट, 27 टोटल वैकेंसीज हैं। अब है सप्लाई इंस्पेक्टर की 28 वैकेंसीज फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसकी 50 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 9। उसके बाद है एक्साइज इंस्पेक्टर 10 वैकेंसीज। उसके बाद है टैक्स इंस्पेक्टर 2 वैकेंसी। उसके बाद है सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर यानी कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक 2 वैकेंसी है। केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर 23, खंडसारी इंस्पेक्टर 4। तो ये थी कुल वैकेंसीज, 190 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधिनित सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान पद का स्वरूप। तो यानी कि आगे डिटेल्स दी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी आपको ध्यान से देखनी है। देखिए जैसे नायब तहसीलदार के टोटल 35 पद थे, तो ग्रुप ग के ये वैकेंसीज है। वेतनमान यानी कि सैलरी होगी आपकी 44,900 से 1,42,400 ये लेवल। अब है क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक अर्हता। तो देखिए ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अधिमानी अर्हता, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। प्रादेशिक सेना में आपको 2 वर्ष की मतलब सर्विस दी होनी चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो देखिए एनसीसी में देखिए टोटल ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, तो आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है उप कारापाल, इसके टोटल 27 पद थे। सैलरी आप देख लीजिए 35,400 से 1,12,400। क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित, वही ग्रेजुएशन मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, तो हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा होनी चाहिए। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जाएगा। उसके बाद है अन्य अनिवार्य अर्हता यथा शारीरिक दक्षता, तो आपकी शारीरिक दक्षता भी मापी जाएगी। जैसे कि पुरुषों के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो देखिए ये जो आपकी हाइट है, छाती है, ये सब जो चेस्ट है, ये सब भी आपके पास जो मापदंड है उसके अनुसार होने चाहिए। दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। महिला पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, तो महिलाओं के लिए अलग से है, दृष्टि सेम रखी गई है। आई विजन आपका वही होना चाहिए।
टिप्पणी अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षाओं के लिए विनियम वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। तो सरकार के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब है पूर्ति निरीक्षक, इसके 28 पद हैं, सैलरी 35,400 से 1,12,400। क्वालिफिकेशन है वही ग्रेजुएशन और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। उसके बाद है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अथवा सी प्रमाण पत्र अथवा एनएसएस सी प्रमाण पत्र। तो देखिए एनसीसी के बी या सी सर्टिफिकेट होने चाहिए, अथवा लिखा है तो यानी बी या सी में से कोई भी चल जाएगा। अगर ये नहीं है एनएसएस का सी प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। उसके बाद है विपणन निरीक्षक, 50 पद हैं, सैलरी आप देख लेना। क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपका सर्विस होनी चाहिए, एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, 9 पद हैं, शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगी गई है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है अबकारी निरीक्षक, कुल पद 10 हैं, वही ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विश्वविद्यालय रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। उसके बाद एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य अनिवार्य अर्हता यानी, तो देखिए यहां पर जो है शारीरिक मापदंड भी रखे गए हैं। सामान्य के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है, हाइट है 167.6, महिला के लिए देख लीजिए। इसी तरह छाती सीने के माप केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए तो होगा, तो महिलाओं के लिए नहीं है, तो ये भी आप देख लीजिए। न्यूनतम फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, जो फुलाव आप करेंगे वो 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। शारीरिक वजन की बात करें केवल महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 45 किलोग्राम का आपका कम से कम वजन होना चाहिए। कर अधिकारी 2 पद हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, तो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, तो इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर समानता होती है तो एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। गन्ना विकास निरीक्षक की बात करें तो पद का स्वरूप जो है अराजपत्रित है, यानी कि नॉन गेस्टेड है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, इसमें भी कृषि में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर स्नातकोत्तर है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अन्य बातों पर समान होने पर उन्हें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और एनसीसी की बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। खंडसारी निरीक्षक की बात करें तो ये भी नॉन गेस्टेड हैं, स्नातक की होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता 2 साल का अनुभव, एनसीसी के सर्टिफिकेट बी और किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। अब बात आती है एज लिमिट की। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42, तो 21 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है जो कैटेगरी को दी जाती है वो आप देख लेना, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं। अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो देखिए मैंने आपको जैसा कहा कि जो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस जो इनकी होती हैं वो दी जाएगी, तो आप देख लेना एक बार। चरित्र की बात करें, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, तो आपको किसी भी तरह का जो है किसी सर्विस से निकाला ना हो। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें, सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, तो देखिए 2 शादी नहीं होनी चाहिए, अगर की भी है तो दोनों पत्नियां जीवित नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से अच्छा होना चाहिए। आरक्षण के लिए आप गाइडलाइंस पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन, अब आपको मेन पॉइंट है कि आपको आवेदन कैसे करना है। अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु उपयोग आयोग की वेबसाइट पर जाए, तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूं सभी डिटेल्स, वैसे आपको खुद भी पढ़नी होगी क्योंकि अच्छा रहता है कि आप खुद पढ़ें पहले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले खुद पूरी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ें फिर अप्लाई करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको मिल जाएगा उसे संभाल कर रखें, सभी प्रकार के डिटेल्स को भरें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको आपके पास होना चाहिए। इमेज जो इन्होंने
कहा है कि जिस डायमेंशन में है, फोटो, सिग्नेचर, सभी प्रकार की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है। तो सभी प्रकार की डिटेल्स इस पर दी गई है। आप फॉर्म फिल करेंगे, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। अब बात आती है फीस की। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपये है। प्रोसेसिंग चार्ज मिलाकर टोटल हो जाता है 176.55 पैसे। तो आपको इतनी फीस पे करनी है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर, उत्तराखंड के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी सेम रखी गई है फीस। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी सेम रखी गई है, बाकी के लिए कम है, आप देख लेना। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा में बुलाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता आधारित करना। तो देखिए, जो अगर आपके पास आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आप लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाए। स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल स्टडी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की 150 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। तो देखिए, 150 जो क्वेश्चन होंगे इस पर आपकी जांच की जाएगी, इस पर आपका टेस्ट किया जाएगा। एक बार मेन पॉइंट देख लेते हैं। प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो आंसर शीट है, जो आंसर है की है, वो डाल दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी जो ये निर्देश दिए गए हैं, ये आपको फॉर्म फिल करने के दिए गए हैं, एक बार आप पढ़ लेना। सिंपल जो फॉर्म फिल करता है, जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको फिल करनी है। तो अब आ जाते हैं एग्जाम सेंटर। ये आपको पता है पूरे उत्तराखंड में एग्जाम सेंटर होंगे, जैसे हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, गढ़वाल, श्रीनगर में भी है, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, आप देख सकते हैं सभी प्रकार के। इसमें टिहरी गढ़वाल भी है, रुद्रप्रयाग भी है, चमोली भी है, पिथौरागढ़ भी है, और सिटी कोड भी आप साथ साथ देख सकते हैं। परीक्षा आयोजन की बात करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित है। तो सबसे पहले होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि, जैसा ऊपर इन्होंने कहा था 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी होगी मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा, यानी कि रिटन एग्जाम भी होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा का मैंने आपको बता दिया, जो प्री एग्जाम होंगे प्रिलिमिनरी, उसमें 150 क्वेश्चन, अधिकतम 150 अंक का जो आपका क्वेश्चन होंगे और 150 ही आपके प्रश्न होंगे, यानी कि 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो टोटल 400 अंक के ये होंगे, प्रश्नों की संख्या 25, समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 35% अंक भी आपको मिनिमम लाने होंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत परीक्षा, यानी कि साक्षात्कार के आपके मैक्सिमम 50 अंक होंगे। तो आपको इंग्लिश में भी बता दिया गया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी फॉलोइंग टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन, प्री और मेन। आप देख लेना, वही बात है जो ऊपर इन्होंने कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दी है, आप एक बार देख लेना। अवर अधिनिस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम भी इन्होंने बता दिया है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता नीचे इंग्लिश में भी दिया हो। तो देखिए, इन्होंने इंग्लिश में भी दिया है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन सिलेबस, प्री एग्जाम का सिलेबस बता रहे हैं, जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये होगा, 150 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन ऑपरेशन की बात करें तो क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस एंड कंप्यूटर ऑपरेशन विल कवर जनरल अंडरस्टैंडिंग, तो जो नॉर्मल सिलेबस होता है वो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इसमें खास जो है महत्व रखेगा। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं। और उसके बाद उत्तराखंड जीके, यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री। उसके बाद उत्तराखंड का कल्चर, उसके बाद उत्तराखंड की ज्योग्राफी, तो जीके पूछी गई है। टोटल उत्तराखंड की इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम अंडर गोरखाज रूल एंड ब्रिटिश रूल, डिस्ट्रिक्ट लैंड मैनेजमेंट, तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसका, इंडो तिब्बतियन ट्रेड फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होगा जी, द क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस विल कवर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, यानी कि रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये था आपका सिलेबस। अब इसको भी देख लेते हैं, नीचे इंग्लिश में दिया है तो उसमें आसानी हो जाती है जल्दी जल्दी।
तो नीचे मेंस एग्जाम का भी इंग्लिश में दिया है। तो मैंने आपको जैसे बताया डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जैसे यूपीएससी में होता है। 3 घंटे का आपके पास समय होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। दिस पेपर कैरीज 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 200 मार्क्स बन जाएंगे। 20 क्वेश्चन इंटू 10। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, द वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज 100 वर्ड्स। तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट भी बता दी गई है, कंपलसरी है सभी प्रकार के क्वेश्चन। करंट इवेंट पूछे गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राज्य संबंधी हो, सभी प्रकार के आपसे करंट इवेंट पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाएगी। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछी जाएगी। एलिमेंट्री नॉलेज या फिर मतलब बेसिक नॉलेज ही, ज़्यादा कोई डीप में नहीं। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो यानी कि उत्तराखंड जीके भी यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे, जैसे कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पॉलिटी, हिस्ट्री इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, तो स्टैट भी आपसे पूछी जाएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू आपके 50 मार्क्स का आपका होगा। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। निबंध एवं आलेखन संबंधित भी यहां पर गाइडलाइंस दी गई है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर आप पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्द में आपसे एक निबंध लिखवाया जाएगा, जैसे कि लिटरेचर एंड कल्चर टॉपिक हो सकता है, सोशल स्फेयर हो सकता है, साइंस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल का इवेंट हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी लाइक लैंडस्लाइड, ये सब भी हो सकते हैं। हिंदी सारांश लेखन का आपको देखिए, जैसे उचित शीर्षक के लिए 5 होंगे, गद्यांश या सारांश के लिए 30 होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 15 होंगे, इस तरह से आपके 50 होंगे। तो आप ये देख लेना। उसके बाद उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र पर आपको आरक्षण का क्लेम करना है। तो ये सभी आप डॉक्यूमेंट्स देख लेना। ये सभी फॉर्मेट आपको इसी तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। किसी भी तरह का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, आपका खुद का कोई भी फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सभी प्रकार की डिटेल्स इसमें बता दी है, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट इन एन एग्जामिनी टू राइट। तो अगर आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्क्राइब का इस्तेमाल करना है, उसका भी फॉर्मेट दे दिया है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता, ये सभी प्रकार की डिटेल्स आपको इस्तेमाल करनी है। तो मैंने आपको पूरा 50 पेज का नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां आपके सामने पूरी डिटेल्स आ गई है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं। रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपको, तो सभी पहले आप तैयार करके रख लें। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। थर्ड स्टेप में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, और चौथे स्टेप में आपको पेमेंट कर देनी है। कैंडिडेट शुड यूज देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन। आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रेडी रहना चाहिए, किसी और का यूज ना करें। इसी पर आपके पास डिटेल्स आएंगी, पासवर्ड आईडी आएगा। वन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन बी यूज्ड ओनली वंस, तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक ही बार यूज की जा सकती हैं। आफ्टर रजिस्टरिंग द कैंडिडेट शुड ऑलवेज कीप देयर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सिक्योर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट फीडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल बी कैंसल्ड। इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, तो जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो फाइनल मान ली जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट्स एसेंशियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको संभाल कर रखना है। 8th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज 20 to 50 किलोबाइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही 50 से ऊपर या 20 से कम हुआ तो एरर दिखाएगा, अपलोड नहीं करेगा, तो पहले ही आप रिसाइज कर लेना पेंट वाले सॉफ्टवेयर में जाकर, या फिर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट की आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर जो है उसका भी साइज जो है 10 से 50 होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए। कैंडिडेट्स कैन मेक पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली बाय क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग। फॉर टेक्निकल हेल्प काइंडली ईमेल अस एट ukpschelpline@gmail.com। तो इन्होंने देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, हेल्प नंबर नहीं है, ईमेल आईडी है। तो आप इस पर ईमेल करके किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है, क्वेश्चन है, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके हेल्प ले सकते हैं। इफ मोर देन one paid application is filled by candidate using same or different email ID and mobile number, his or candidature would cancel। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 11वां पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लें। इफ मोर देन वन पेड एप्लीकेशन इज फिल्ड बाय कैंडिडेट यूजिंग सेम और डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, हिज और हर कैंडिडेचर वुड बी कैंसल्ड। अब आप अप्लाई नाउ पर फिर आपको क्लिक करना है नीचे।
जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपकी आईपी एड्रेस यहां पर दर्ज हो जाएगी और आपको फॉर्म इतने टाइम के अंदर अंदर में भर लेना है, नहीं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यहां पर समय चलता रहेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बेसिक इंफॉर्मेशन फिर आपको डालनी है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, तो ये सभी प्रकार की जो बेसिक डिटेल्स हैं आपसे पूछी गई हैं। नेशनैलिटी आपसे पूछी गई है, क्या आप इंडियन हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले पहले भारत आकर बस गए थे, या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा यानी कि म्यांमार, श्रीलंका, केनिया, युगांडा, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे कि केनिया, इनसे अगर आप संबंधित हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता ही दी। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, इसकी भी आपको जानकारी देनी है कि आप एम्प्लॉयड हैं। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये सभी प्रकार की डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप सरकारी नौकरी में पहले से हैं, ये भी आपको जानकारी देनी है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड एजुकेशनल पर्पसेज, तो क्या आप उत्तराखंड के वासी हैं, और अगर हैं तो क्या आप बाहर रह रहे हैं। इज योर स्पाउस और योर पेरेंट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट आर रिसाइडिंग आउटसाइड, तो ये सभी प्रकार की डिटेल्स मांगी गई हैं। डोमिसाइल डिटेल्स मांगी गई हैं, क्या आप उत्तराखंड के वासी हैं। उसके बाद कैटेगरी का रिजर्वेशन पूछा गया है। ईमेल आईडी आपसे मांगी गई है, आपका मोबाइल नंबर मांगा गया है, परमानेंट एड्रेस, राज्य पूछा गया है, फिर से परमानेंट एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स आपसे मांगी गई है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन OTR इज रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, ये सब आपको कंफर्म करना है। सिक्योरिटी की डालकर आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, लिंक बता दिया मैंने आपको, पूरी डिटेल्स बता दी हैं। तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, हमें प्रोत्साहन मिलता है अधिक से अधिक वीडियो लाने का, अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लगती है। YouTube को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है।